मिसलेनियस एग्जाम्पल में 49 तक लास्ट क्लास में हमने किया हुआ था। आज हम लोग 50 नंबर एग्जाम्पल करेंगे। लिखा हुआ है एल्यूमिनियम की 3 मीटर बाई 8 मीटर की आयताकार चादर के प्रत्येक कोने से समान वर्ग काटने पर बने एल्यूमिनियम के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। इस प्रकार बने संदूक का अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, एल्यूमिनियम की एक 3 मीटर बाई 8 मीटर की आयताकार चादर है। ये देखिए 3 मीटर बाई 8 मीटर, ये हमने मान लिया 8 मीटर है और ये 3 मीटर है। ये एक चादर है, इसके चारों कोनों से समान वर्ग काटे गए हैं। यहां से भी वर्ग काटा गया, एक वर्ग यहां से काटा गया, एक वर्ग यहां से काटा गया, एक वर्ग यहां से काटा गया। मान लिया कि जो वर्ग काटा गया है उसकी वर्ग की एक भुजा x मीटर है, x मीटर। तो यहां पर लिख देते हैं माना काटे गए वर्ग की भुजा, काटे गए वर्ग की भुजा x मीटर है। अब कटने के बाद ये ऐसा काट लिया गया यहां से। इसके बाद क्या किया गया, जो पीस बचा, जो भी टुकड़ा बचा उसको फोल्ड करके फिर एक खुला हुआ बक्सा बना दिया गया। वो जो बॉक्स बना उसका उन्होंने बोला ढक्कन रहित संदूक बनाना है। इस प्रकार बने संदूक का अधिकतम आयतन ज्ञात करिए। आयतन के साथ अधिकतम शब्द लगा है, मतलब आयतन ही हमारा फलन बनेगा। ऐसा सवाल पहले भी आप कर चुके हो। तो क्या बता सकते हो जो संदूक बनेगा, संदूक की लंबाई कितनी होगी? पहले शीट की लंबाई कितनी थी? 8 मीटर। उसमें x मीटर इधर से कट गया, x मीटर इधर से कट गया, तो कितना बचा? 8 माइनस 2x मीटर। संदूक की चौड़ाई, चौड़ाई पहले पूरी शीट की चौड़ाई कितनी थी? 3 मीटर। 3 में से x इधर भी चला गया, x इधर भी चला गया, तो अब इसकी चौड़ाई बची 3 माइनस 2x मीटर। संदूक की ऊंचाई कितनी होगी बता सकते हैं आप? ऊंचाई, ये x ऊंचाई इसकी आएगी। जितनी कटिंग हुई है उसी को ऐसा करके फोल्ड कर देना है आपको। तो ये जो कि कटिंग हुई थी वही ऐसे आके हाइट का काम करने लगेगी, तो x मीटर उसकी ऊंचाई हो जाएगी। संदूक का आयतन, आयतन के लिए, क्योंकि आप तो जानते हो संदूक किस आकार का बना होगा, घनाभ के आकार का, और घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई 8 माइनस 2x, चौड़ाई 3 माइनस 2x और ऊंचाई x। आपस में इनको मल्टीप्लाई करवाइए और इसी आयतन को कैसा दिखाना है मैक्सिमम। क्या आप इसे कर पाएंगे आगे? क्यों भाई, कर लेंगे? तो क्योंकि इस तरीके के 2 क्वेश्चन मेरे ख्याल से 3 आप कर चुके हैं, पहले भी 2 शायद कर चुके, और अभी मिल रहा है आपको, इसको भी करिए और ये स्वयं अपने मन से करिए, डू योर सेल्फ। अगर नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। आप एक काम को इसको नोट कर लो फिर बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 51 पे है, एक निर्माता रुपए 5 माइनस एक्स अपॉन 100 प्रति इकाई की दर से x इकाइयां बेच सकता है। इकाई का मतलब वस्तु, तो एक वस्तु की कीमत कितनी है? 5 माइनस एक्स अपॉन 100। कीमत दी गई है 5 रुपए, 5 माइनस
x अपॉन 100 प्रति इकाई। प्रति इकाई मतलब एक वस्तु की ये कीमत है इतने रुपए, ठीक। तो एक निर्माता रुपए 5 माइनस एक्स अपॉन 100 प्रति इकाई की दर से x इकाइयां बेच सकता है। और वो कितनी वस्तुएं बेच रहा है? बेची जाने वाली वस्तुओं की संख्या। बेची जाने वाली वस्तुओं की संख्या, या वस्तुओं की जगह आप क्या लिख सकते हो? इकाइयों की संख्या। बेची जाने वाली इकाइयों की संख्या x। एक इकाई की कीमत इतने रुपए, और कितनी इकाइयां बेची जा रही हैं? इतनी इकाइयां बेची जा रही हैं। x इकाइयों का उत्पादन मूल्य, कीमत, और कीमत मतलब विक्रय मूल्य, आप समझो इसको, क्योंकि ये बात बेचने की है ना। विक्रय मूल्य, देखो मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा। एक निर्माता रुपए 5 माइनस एक्स अपॉन 100 प्रति इकाई की दर से x इकाइयां बेच सकता है। जितने रुपए में आप कोई चीज बेचते हो उसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। इतने रुपए में एक वस्तु बिकेगी और कितनी वस्तुएं बेची जा सकती है? x। उन्होंने बोला x इकाइयों का उत्पादन मूल्य रुपए x अपॉन 5 प्लस 500 है। मतलब इन्हीं x इकाइयों को जब उत्पादन किया गया था, इनको बनाया गया था, तो इतने रुपए का खर्चा आया था। कितने रुपए का खर्चा आया था? तो यहां पर लिख देते हैं x इकाइयों का उत्पादन, उत्पादन मूल्य का दूसरा नाम है, ये भी तो रख सकते हैं क्रय मूल्य। क्या कर सकते हैं? यही तो रख सकते हैं। उत्पादन मूल्य यानी कि बनाने का कितना रुपए लगेंगे उनको, तो रुपए x अपॉन 5 प्लस 500, ठीक है। अब उन्होंने बोला इकाइयों की वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको वस्तुओं की संख्या पता लगानी है। कौन सी संख्या? जो उसे अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए बेचनी चाहिए। उनका कहना यह है कि उस कंपनी को ज्यादा से ज्यादा कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, कितनी वस्तुएं वो कंपनी ज्यादा से ज्यादा बेचे ताकि उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। वही उन्होंने पूछा, फिर से देख लो, मैं पढ़ दे रहा हूं। इकाइयों की वो संख्या ज्ञात करिए, मतलब वस्तुओं की संख्या बताओ कि कौन सी संख्या? जो उसे अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए बेचनी चाहिए। मतलब अधिकतम लाभ कमाने के लिए उसे कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, वो संख्या बताइए। ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब हमें x की वैल्यू बतानी है, और अधिकतम शब्द किसके साथ लगा हुआ है? लाभ के साथ। तो लाभ ही हमारा क्या बनेगा? फलन। अब लाभ कैसे निकाला जाएगा? लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो सबसे पहले लाभ का निकाल देते हैं। लाभ का फॉर्मूला आएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब जितने में कोई चीज बिकती है वो विक्रय मूल्य। अब आप मुझे बताओ कितनी वस्तुएं बेच सकती है कंपनी? x वस्तु, और एक वस्तु की कीमत कितनी है? इतने रुपया। तो x वस्तुओं की कीमत कितनी हो जाएगी? एक वस्तु इतने की, तो x वस्तुएं कितने रुपए की? गुना करवा दिया जाए तो x इंटू 5 माइनस एक्स अपॉन 100। बताइए ये बात समझ आई कि नहीं आपको? आया समझ में? अच्छा, कितनी वस्तुएं बेची गई हैं? x वस्तुओं का क्रय मूल्य बताइए कितना होगा, कैसे निकाला जाए? ये क्रय मूल्य है। ये क्रय मूल्य कितनी वस्तुओं का है? एक वस्तु का कि x वस्तुओं का? अरे पूरी x वस्तुओं का क्रय मूल्य है। देखो, जब पूरी x वस्तुएं बनाते हो तो इतना खर्चा लगता है, जब बेचते हो तो इतने रुपए आपको मिलते हैं। तो ये विक्रय मूल्य है। और क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य इतना है x अपॉन 5 प्लस 500। देखो इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, स्टूडेंट्स को उन्होंने इस तरीके से कंफ्यूज किया है कि जब उत्पादन मूल्य दिया गया है तो सभी वस्तुओं का मिला के दे दिया उन्होंने कि जब हम पूरी की पूरी x वस्तुएं बनाते हैं तो हमें इतना खर्चा लगता है, और जब विक्रय मूल्य उन्होंने दिया बेचने वाला तो
एक वस्तु का दिया है, इसलिए विक्रय मूल्य निकालने के लिए एक वस्तु की कीमत में वस्तुओं की संख्या का गुणा करना पड़ेगा, लेकिन उत्पादन मूल्य निकालने के लिए हमें गुणा नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये उत्पादन मूल्य पूरी वस्तुओं का है एक साथ। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये लाभ है, प्रॉफिट, मल्टीप्लाई करिए इसको तो ये आ जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस x अपॉन 5 माइनस 100। P इज इक्वल टू, देखो ये पहले मैंने लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ये 5x है और ये माइनस एक्स बटे 5 है। आप सॉल्व करोगे 5 5 25, 25x माइनस एक्स, 24x अपॉन 5, ये ले लिया, फिर 25x माइनस एक्स 24x बटे 5 माइनस 500। ठीक है, ये प्रॉफिट का फलन बन के आ गया। देखो, अगर प्रॉफिट फंक्शन आपको मिल गया है तो अब आप सॉल्व कर सकते हो, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करो, मतलब डी डी एक्स ऑफ पी की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2x अपॉन 100 प्लस इसका करोगे तो 24 अपॉन 5 और ये क्या हो जाएगा 0। फिर क्या करना है बताओ, लाभ को अधिकतम दिखाना है तो क्रांतिक बिंदु निकालने पड़ेंगे। क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी डी एक्स ऑफ पी शुड बी इक्वल टू 0। डी डी एक्स ऑफ पी की वैल्यू है माइनस 2x अपॉन 100 प्लस 24 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा, 2x अपॉन 100 इज इक्वल टू 24 अपॉन 5। 2 से हम इसको काट सकते हैं 12 टाइम्स में, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1200 बटे 5, 100 इंटू 12, 1200 अपॉन 5। देन x इज इक्वल टू 5 2 जार 10, 5 4 जार 20, 240। ये x का मान आया। पर क्या 240 वस्तुएं बेचनी चाहिए? अभी हम नहीं मानेंगे, पहले लाभ को अधिकतम तो दिखाओ। तो अब हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी अवकलन करोगे तो माइनस 2 अपॉन 100 आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 100। x इज इक्वल टू 240 पर डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैसा है, नेगेटिव। ठीक, इसलिए x बराबर 240 पर अधिकतम होगा क्या, p, और p क्या चीज है, लाभ। 240 पर लाभ अधिकतम होगा। अब x बराबर 240 पर लाभ अधिकतम होगा और x ही तो है क्या, कि इतनी वस्तुएं उसको बेची जाए, बेची जाने वाली वस्तुओं की संख्या। इसका मतलब है उस कंपनी को कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, 240। जब 240 वस्तुएं बेच लेगा तो उसका प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम होगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। तो आप नोट कर लें, इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, तो जल्दी से नोट करें इसे। मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवकलज का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान ज्ञात करिए। आपने सन्निकट मान निकालने सीखे हैं, उसी से क्वेश्चन आया है। पहला है 17/81 टू द पावर 4। सबसे पहले आपको फंक्शन रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, तो क्या चीज 1/4 है, 1/4। चलिए, तो सबसे पहले फंक्शन को रिकॉग्नाइज करना है। बताइए फंक्शन कैसा माना जाएगा, x टू द पावर 1/4। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस डेल्टा x टू द पावर 1/4। ठीक है,
इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/4 एक्स टू द पावर 1/4 माइनस 1, एक्स टू द पावर माइनस 3/4 बचेगा, उसको भी अपॉन में ले आओ तो एक्स टू द पावर 3/4 ये आ गया एफ डैश एक्स की वैल्यू। अब फॉर्मूला अप्लाई करिए। क्या फॉर्मूला होता था बेटा? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह पर अभी एक काम किया नहीं हमने, एक्स और डेल्टा एक्स तो बनाए नहीं ना, चलो यहां बना दीजिए। एक्स की वैल्यू कितनी मानेंगे? इसके आसपास का कोई नंबर जिसका पावर 1/4 निकाली जा सके। 16/81 16/81, इसका 1/4 पावर निकाल सकते हैं, चतुर्थमूल। 16 का चतुर्थमूल 2 आएगा और 81 का 3 आ जाएगा, निकल जाएगा। अब एक ऐसा नंबर जिसको अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये बन जाए 1/81। आप 1/81 को इसमें ऐड करिए, 16/81 प्लस 1/81 17/81 बन जाएगा। तो x प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर 1/4 एफ डैश एक्स की जगह पर ये लिखेंगे 1/4 एक्स टू द पावर 3/4 ठीक, और प्लस एफ एक्स की जगह पर एक्स टू द पावर 1/4। अब वैल्यूज लिखना शुरुआत करिए भाई। एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स 16/81 प्लस 1/81 दोनों ऐड होंगे तो 17/81 और पावर कितनी कर देंगे 1/4 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स की जगह पर 1/81 इंटू 1/4 एक्स की जगह पर 16/81 टू द पावर 3/4 प्लस x टू द पावर 1/4। x मीन्स 16/81 पावर 4, ठीक है। और इसे कैलकुलेट करिए 1/81 इंटू सॉरी 1/4 है। 1/81 इंटू 1/4 16/81 की पावर 3/4 को कैलकुलेट करना है। ऐसी सिचुएशन पे मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले 16/81 का पावर 1/4 कैलकुलेट करो, आप चतुर्थमूल निकालो, फिर जो है उसका क्यूब कर देना। तो 16/81 का चतुर्थमूल क्या होगा 2/3 और 2/3 का क्यूब करिए तो 8/27, वो 27 ऊपर चला जाएगा। नहीं समझ में आया? पलट करके ऊपर आ जाएगा। प्लस इसका तो 2/3 आ जाएगा, 4th रूट इससे कैंसिल करेंगे 27 3 81 1/3 4 12 8 96 प्लस 2/3 96। एलसीएम 96 ले लिया हमने तो 1 प्लस 3 से डिवाइड करोगे कितनी बार में जाएगा 3 3 9 3 दूना 6 32 और 32 दूना 64 64 1 65/96। वैसे यही आंसर आ जाना चाहिए। मिसलिनियस एक्सरसाइज 6 पॉइंट में दिया जा रहा है तो 96 से 65 को डिवाइड करना है, कर लेंगे आप, ये डिवाइड आप कर लीजिए। और देखिए बी पार्ट इसका जो है उसमें लिखा हुआ है 33 टू द पावर -1/5। इसको कैसे करेंगे? इसको ऐसे करेंगे कि इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33 टू द पावर 1/1/33
33 टू दी पावर 1/5, ऐसा भी ले सकते हैं। अब हम fx को मान लेते हैं। fx क्या होगा, या तो इसी फॉर्मेट में आप रखिए उसको, माइनस लगा है तो जब माइनस को प्लस करना होगा तब हम अपॉन में कर लेंगे उसे, ठीक है। उसी फॉर्मेट में आप रख के सॉल्व करिए। तो fx की वैल्यू कितनी होगी, x टू दी पावर -1/5, ठीक है। इसके बाद f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, x के स्थान पर x प्लस डेल्टा x हो जाएगा, पावर -1/5। फिर इसके बाद f डैश x निकालना होगा, अवकलन इसका x की घात n का सूत्र लगाएंगे, तो nx टू दी पावर n -1 -1/5 x टू दी पावर -6/5 या -1/5 x टू दी पावर 6/5, ये f डैश x आ गया। इसके बाद फॉर्मूला या x और डेल्टा x वाले डिसाइड करो क्या होगा। यहां x 33 के आसपास का कोई नंबर जिसका पांचवा मूल निकाला जा सकता हो, 32, और डेल्टा x आएगा 1, जब इसमें ऐड कर देंगे 33 आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगाया जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x इंटू एफ डैश x प्लस एफ एक्स। अब ये बताओ मुझे, क्या हम सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा या आपको आ जाएगा? आ जाएगा। पावर जहां माइनस की रहे उसको अपॉन में ले जाना, या नीचे है तो ऊपर भेज देना, उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, जहां नहीं आएगा तो बताइएगा आप हमें। क्वेश्चन नंबर 2 में यह सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स द्वारा प्रदत्त फलन x इज इक्वल टू ई पर उच्चतम है। उच्चतम यानी कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ से क्वेश्चन है। ये फंक्शन है और x इज इक्वल टू ई पर फलन को उच्चतम आपको दिखाना है, ठीक है। तो कैसे करना पड़ेगा? सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x इज इक्वल टू, इसमें कोशिएंट रूल लगेगा, अंश और हर वाला फॉर्मूला, हर इंटू अंश का अवकल गुणांक, लॉग x का अवकल गुणांक क्या होगा 1/x माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक, हर का 1 हो जाएगा, और हर स्क्वायर, यहां पर x से x कैंसल हो गया। f डैश x इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वेयर। ये f डैश x की वैल्यू निकल के आ गई। अब क्रांतिक बिंदुओं के लिए f डैश x शुड बी इक्वल टू 0। अब f डैश x की वैल्यू कितनी है देखो, f डैश x की वैल्यू है 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये अपॉन का नंबर उधर जाके 0 हो जाएगा। 1 माइनस लॉग x इज इक्वल टू 0, तो हम लॉग x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1। भाई 1 माइनस लॉग x इज इक्वल टू 0, देन लॉग x इज इक्वल टू 1। आपको याद होगा ये कौन सा लॉगरिथम है, बेस e वाला लॉगरिथम है, क्योंकि जब बेस नहीं दिया जाएगा तो उसमें e माना जाएगा। कौन सा बोलते हैं इसको? नेचुरल लॉगरिथम। अब लॉगरिथम में x का मान कितना आएगा, तो इसकी पावर ये लगाओ, जो आए उसको x के बराबर कर दो, देन x इज इक्वल टू e टू द पावर 1 मीन्स x इज इक्वल टू e। x की वैल्यू e आ गई, और वैसे भी x बराबर e पर चाहिए था आपको। ये लॉगरिथम का रूल पता है आपको? कुछ बच्चों को नहीं पता है। देखो
log 100 टू द बेस 10 की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, इसका मतलब ये अगर 10 की घात में 2 हम लगाएंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 100 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2। वही आ गया, देखो 100 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2, x इज इक्वल टू e टू द पावर 1। ठीक, तो x का मान e के बराबर आ गया। अब हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए इसका, तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। अब f डबल डैश x बराबर, इसको अवकलन करना पड़ेगा, इसमें भी अंश और हर लगेगा, तो सबसे पहले हर इंटू अंश का अवकल गुणांक, अंश का अवकल गुणांक 1 का 0 माइनस लॉग x का 1/x माइनस हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश लिखेंगे अब, तो 1 माइनस लॉग x, हर का अवकल गुणांक, तो हर का अवकल गुणांक क्या आएगा? 2x, हर स्क्वायर करना पड़ेगा x टू द पावर 4, इससे इसकी एक पावर कैंसिल, तो ये आ गया माइनस x माइनस ये 2x लिख दिया और ये 1 माइनस log x अपॉन x टू द पावर 4। दोनों से आप चाहो तो माइनस x आप कॉमन कर सकते हो। माइनस x अगर कॉमन होगा तो यहां बचेगा क्या? 1 प्लस माइनस x चला गया, 2 बचा, 2 को मल्टीप्लाई करवा लो, 2 माइनस 2 log x अपॉन x टू द पावर 4, इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो माइनस 3 माइनस 2 log x माइनस 2 और 1 कितना हो गया? 3 माइनस 2 log x, ये 1 प्लस 2 माइनस 2 log x। ठीक है, अपॉन x क्यूब। अब हम x की जगह e लिखेंगे, ये वैल्यू आ गई है f डबल डैश x, x इज इक्वल टू e पर f डबल डैश x इज इक्वल टू, x बराबर e पर f डबल डैश x का मान क्या होगा? माइनस log e अपॉन e क्यूब, 3 माइनस 2, log e का मान 1 होता है, तो ये 1 हो गया अपॉन e क्यूब, ये कितना हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन e क्यूब। e की वैल्यू 2 और 3 के बीच होती है, तो कुल मिला के इसको देख के हमें पता चला कि इसका मान कैसा आ गया? नेगेटिव। तो लिखेंगे, इसलिए x इज इक्वल टू e पर f डबल डैश x इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, अतः x बराबर e पर प्रदत्त फलन, x बराबर e पर प्रदत्त फलन कैसा है? उच्चतम है, उच्चिष्ट है, कुछ भी लिख सकते हो आप, उच्चतम है। उन्होंने ये बोला था कि सिद्ध करिए कि ये x बराबर e पर उच्चतम है। ठीक है, आ गया सॉल्व होके। आप देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए हमको। नहीं आया समझ में? आया? नोट करें जल्दी से बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी निश्चित आधार B के एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही हैं। एक निश्चित आधार B का समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब उसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी, और वो जो समान भुजाएं हैं वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही हैं। 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर। उस समय त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर हैं, उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है। अब उन्होंने बोला यदि एक समय ऐसा हो कि त्रिभुज की जो समान भुजाएं हैं वो आधार के बराबर हो जाएं, उस वक्त उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है, इसके बारे में आप पता लगाइए। मतलब क्षेत्रफल के घटने की दर बतानी है आपको। तो क्वेश्चन के मुताबिक क्या है, एक त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा ABC, आधार इसका B है, समान भुजाएं हमने कुछ भी मान लो, A मान लो, X मान लो, जो आपकी मर्जी मान लो, X मान लो आप चाहो तो।
माना समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं x हैं। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं माना समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं x हैं। आधार निश्चित आधार है, निश्चित चीज को हम किस तरीके से लेंगे, कांस्टेंट। ये समान भुजाएं x हैं। कह रहे उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर हैं, त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर हैं, मतलब x किसके बराबर है, b के बराबर, तब उसके क्षेत्रफल के घटने की दर बताओ। उस वक्त एरिया के किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, यह आपको पता लगाना है। और एक चीज दी गई है जो हमने अभी तक नहीं लिखा है, समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही हैं। समान भुजाएं x हैं और x के घटने की दर दी गई है, तो d dt ऑफ x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतनी सारी चीजें हैं और ये हमको निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप कैसे करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा भाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया को a ले लेते हैं। क्या फॉर्मूला होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए आप, d। अगर लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, और समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया है, इसलिए आधार को समद्विभाजित कर देगा। तो अगर ये पूरी लेंथ b है तो ये कितना हो जाएगा, b/2। अब देखो ये भुजा कितनी है, x, ये कितना है, b/2। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा, ये जो लंब डाला है आपने, ये कितना आएगा, ये आएगा √x² माइनस b²/4। पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करोगे तो √x² माइनस b²/4, ये लंब आ गया। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, b/2, और हाइट, ये हाइट है देखो त्रिभुज की, और इसकी वैल्यू हमने निकाली है √x² माइनस b²/4। बहुआ नहीं समझ में आया बेटा आपको ये। इसके बाद a इज इक्वल टू, ये हो गया b/4 √x² माइनस b²/4। अब आप ध्यान से देखिए, एरिया को आपको कैसा दिखाना है, तेजी से घट रहा है, एरिया के घटने की दर पता लगानी है आपको। तो आप क्या करोगे, t के सापेक्ष अवकलन कर दोगे। कुछ समझ आ रहा है आपको, एरिया निकाल लिया, अब t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अच्छा, किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि इसको वर्ग कर दिया जाए, आ रहा है, तो वो तो उच्चिष्ट निम्निष्ट में करते हैं ना, और हमें तो ये क्षेत्रफल के घटने की दर पता लगानी, राशि के परिवर्तन की दर, यहां नहीं। तो d dt ऑफ a कितना होगा बेटा, देखो b/4 कांस्टेंट टर्म है, इसको पूरे को x मान लेंगे, नहीं अंडर के अंदर वाले नंबर को x मानो इसको, तो √x वो √x क्या होता है, 1/√x 2/√x। b²/4, और फिर इसका दोबारा कर देंगे आप, तो x² का 2x हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। d dt ऑफ a की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, bx
अपॉन 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। बात सही है, टी के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है ना, और फलन किसका है, एक्स का, तो हमें उसके साथ में फिर डी डी टी ऑफ एक्स बउआ लिखना पड़ेगा। और डी डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो 3, देखो ये डी डी टी ऑफ एक्स 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसे कैलकुलेट कर लो। हाँ, इसमें x की जगह पर और क्या लिखना है आपको, b, तो x की जगह b भी लिखो आप। डी डी टी ऑफ a इज इक्वल टू, बउआ देखो x की जगह b लिखोगे तो b इंटू बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 4, और ये 3 भी इसी को साथ में दे दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे b, तो b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, ये 3b स्क्वायर अपॉन 4 अंडर रूट, इसको बेटा सॉल्व करोगे जब एलसीएम लोगे 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3b स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये भी 3b स्क्वायर अपॉन 4 है और ये भी तो 3b स्क्वायर अपॉन 4 है, बस ये इसका अंडर रूट नहीं रहे, इस पे अंडर रूट है, तो जब इससे वो कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3b स्क्वायर अपॉन 4, b स्क्वायर और 4 का वर्गमूल निकल आएगा, कितना, b बाई 2 अंडर रूट 3, ये आ गया डी डी टी ऑफ ए इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मुझे लगता है हमने गलती कर दी है, बेस तो पूरा b है भाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई सूत्र होता है ना, तो 1/2 आधार की जगह पर b और ऊंचाई की जगह पर ये आ गया, तो ये एक 2 हमसे एक्स्ट्रा हो गया है, देखो यहां पर ऐसे बनेगा, ये आया 3b स्क्वायर बाई 2 अपॉन, यहां पर जब इसका वर्गमूल निकालने जाओगे तो अंडर रूट 3 और b बाई 2 बन जाएगा, ये 2 से 2 कैंसल, b से एक b कैंसल, अंडर रूट 3 से 3 कैंसिल करोगे तो अंडर रूट 3 और साथ में b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहां पर मुझसे गलती हो गई थी, कैसे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार पूरा b बाई 2 थोड़ी है, ये तो आधा आधार है, पूरा आधार तो b के बराबर है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई और उसके बाद कैलकुलेशन, तो क्षेत्रफल में कमी की दर आ जाएगी अंडर रूट 3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इस तरीके से हमने इसको 3 नंबर तक कर लिया है। वैसे 4th नंबर मुझे लगता है आप कर लोगे, कैसे, मैं थोड़ी सी हिंट आपको दिए देता हूं। एक आपको कर्व दिया गया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और इस कर्व पर एक पॉइंट दिया गया है 1,2 और बोला ये जा रहा है कि इस वक्र के इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण बताइए। कर लेंगे, वक्र का अवकलन करके डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे, फिर डी डी एक्स ऑफ वाई का मान 1,2 पर निकालेंगे, उससे स्पर्श रेखा की प्रवणता आएगी, फिर उसको पलट के निशान बदल के अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी, बस अभिलंब का समीकरण कर लेंगे। तो 4th नंबर आपको खुद से करना है अपने आप से। 5 नंबर और उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अगली क्लास पे। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।